कहते हैं कि डांस हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है। आपने देखा होगा कि जब भी खुशी की बात होती है, चाहे किसी की शादी हो, बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, तो लोग अपने हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करने के लिए डांस करते हैं। कई बार तो लोग अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए या तो डांस देखते हैं या फिर डांस करते हैं। आज भी यदि कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा हो और उसमें डांस प्रोग्राम नहीं हो तो मज़ा ही नहीं आता है। डांस तो हमारे कल्चर का भी एक अहम हिस्सा रहा है। भारत में ही सिर्फ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्टाइल का डांस किया जाता है। हम यदि सिर्फ डांस पर भी बात करें तो ये वीडियो घंटों के बन सकते हैं, पर इसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। अभी यदि टॉपिक पर वापस आएं तो क्या आपने कभी सोचा है कि वही डांस कई सौ लोगों का जान भी ले सकती है, एक एपिडेमिक की तरह स्प्रेड हो सकती है? आई एम नॉट किडिंग, ऐसा सच में हुआ है। 1518 में उस समय के रोमन एम्पायर के स्ट्रासबर्ग में एक ऐसा ही एपिडेमिक देखने को मिला था, जब कई सौ लोग बिना किसी कारण के सड़कों पर तब तक नाचते रहे जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। ये सुनने में जितना अजीब आपको लग रहा है उतना मुझे भी लगा था। तो आइए देखते हैं कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है, क्यों आज 500 साल बाद भी इस इंसिडेंट को याद किया जाता है। आइए जानते हैं कि क्या है द डांसिंग प्लेग। कहानी की शुरुआत होती है 14 जुलाई 1518 से। रोमन एम्पायर के स्ट्रासबर्ग में उन दिनों गर्मियों का मौसम था। हर दिन के तरह लोग उस दिन भी अपने काम में बिजी थे। तभी एक लकड़ी के घर से फ्राउ ट्रोफिया नाम की एक महिला बाहर निकलती है और स्ट्रीट पर नाचना स्टार्ट कर देती है। यदि आप इसे अभी सुनोगे तो कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं लगेगी, पर उस समय ये बहुत ही अनयूजुअल चीज हुआ करती थी। उस समय पर समाज में महिलाओं की स्थिति वैसी नहीं थी कि वो जो चाहे वो कर सके। उनकी राइट्स भी बहुत लिमिटेड होती थी और ऐसे में यदि वो सड़कों पर निकलकर डांस करने लगे तो उनके परिवार वालों को भी ये कुछ समझ नहीं आया। उससे भी अजीब बात तो ये थी कि वहाँ ना कोई म्यूजिक बज रहा था और ना ही कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिससे कि वो डांस करने के लिए इंस्पायर हो सके। कुछ लोगों ने उसे रोकने की भी कोशिश की, पर वो रुकी नहीं। इतनी गर्मी में पसीने से लथपथ वो बिना कुछ सुने, बिना कुछ बोले बस लगातार डांस करते जा रही थी। वो ऐसा क्यों कर रही थी, शायद इस बात का उसे भी पता नहीं था। उनके चेहरे को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वो अपने मन से तो नहीं नाच रही, यानी कुछ तो ऐसा था जो उसे डांस करने को मजबूर कर रहा था। यहाँ तक कि उसके हस्बैंड भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर ट्रोफिया बिना किसी की बात सुने बस नाचे जा रही थी। फ्राउ ट्रोफिया तब तक डांस करते रहती है जब तक कि वो थककर बेहोश नहीं हो जाती है। जब वो बेहोश हो जाती है तब उनके परिवार वालों को लगता है कि शायद अगले दिन सब कुछ ठीक होगा, पर उसे बिल्कुल ही उल्टा होता है। अगले दिन ट्रोफिया उठती है और फिर कुछ बिना सोचे समझे नाचना स्टार्ट कर देती है। इस बार ट्रोफिया का पागलपन और ज्यादा बढ़ गया था। वो अपने धुन में बस नाचे जा रही थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इससे उनके शरीर पर क्या इंपैक्ट हो रहा है। ट्रोफिया का पैर सूज गया था। देखने से साफ पता चल रहा था कि वो डांस करने की हालत में नहीं है। अब तक वहां खड़े लोग इस इंसिडेंट को देखकर अपने आप में थ्योरी बनाने लगे थे। कुछ ने कहा कि यह जरूर कोई पाप की होगी और उसी का इसे दंड मिल रहा है। कुछ लोगों ने इसे आत्माओं से जोड़कर देखा, तो कुछ लोगों ने यहां तक कह दिया कि ट्रोफिया शैतान के कब्जा में आ चुकी है। एक्चुअली उस समय पर रोमन एम्पायर में अंधविश्वास बहुत ज्यादा हुआ करता था, तो लोग जनरली ऐसा मानते थे। उस समय पर समाज में महिलाओं की स्थिति ये थी कि यदि कुछ भी गलत हो रहा है तो वो महिलाओं के कारण ही हो रहा होगा। कुछ लोगों ने यह कहा कि वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो अपने पति को परेशान करना चाहती थी। एक स्विस फिजिशियन और एल्केमिस्ट पैरासेल्सस ने लिखा कि वह इसलिए डांस कर रही थी क्योंकि उसके पति हेयर ट्रोफिया ने उसे कुछ ऐसा करने के लिए कहा था कि जो वह करना नहीं चाहती थी। शाम होते होते तक उनके पैरों से ब्लड निकलने लगा जो उनके जूतों में जमा हो रहा था। फ्राउ ट्रोफिया फिर से बेहोश होकर गिर जाती है और तीसरे दिन फिर से वही प्रोसेस दोहराती है। अब एक तरफ तो ये प्रॉब्लम चल ही रही थी, वहीं दूसरी तरफ जो लोग अच्छे थे उनमें भी कुछ लोग ट्रोफिया की तरह नाचना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गया था कि वो लोग अपने मन से डांस नहीं कर रहे थे, बल्कि कुछ तो ऐसा था जो उसे डांस करने पर मजबूर कर रही थी। नाचने वाले लोगों की संख्या एक एक करके बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो लोग अनकॉन्शियस हो गए और बाहर से उसे कोई कंट्रोल कर रहा है। शुरुआत में उनके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं होता था, जैसा आप रोबोट्स को देखते हो बिल्कुल वैसा ही। जब नाचने वालों की संख्या बढ़ने लगी और ये खबर आग की तरफ फैलने लगी, तब स्ट्रासबर्ग के प्रीवी काउंसिल हरकत में आती है। ट्रोफिया 6 दिनों तक वैसे ही नाचती रही। बहुत कोशिश करने के बाद वो लोग फ्राउ ट्रोफिया को एक गाड़ी में बांधकर शहर से दूर एक मंदिर में ले जाते हैं जो बोस्गेस माउंटेन पर हुआ करता था। उन्हें लगा कि इससे ट्रोफिया की हालत में कुछ सुधार हो जाएगी, पर तब तक शहर में 30 से अधिक और लोगों को ये बीमारी शिकार में ले चुकी थी। पूरे शहर में डर का माहौल था। लोग पब्लिक प्लेस पर जाने से घबराते थे। उसके बाद ट्रोफिया का क्या हुआ वो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, या ऐसा हो सकता है कि मुझे नहीं मिला हो, पर जो भी हो, इतना सब कुछ करने के बाद भी डांसिंग प्लेग के केसेस कम होने के बजाय बढ़ रहे थे। जो लोग इसके शिकार हो गए थे वो जिस स्थिति में नाचना स्टार्ट किए थे वैसे ही नाचते जा रहे थे। उनकी एड़ियों से खून बह रहा था, कुछ के तो नसें और हड्डियां तक फट चुकी थी। अगस्त की शुरुआत तक एक सामान्य महिला से शुरू हुई ये बीमारी एपिडेमिक की तरफ फैलने लगी। विक्टिम्स का नंबर दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ने लगा। एक क्रॉनिकल के अनुसार एक महीने के भीतर लगभग
लगभग 400 लोग इस बीमारी के शिकार हो चुके थे। इस घटना के बारे में आप स्ट्रासबर्ग सिटी आर्काइव के मैन्युस्क्रिप्ट क्रॉनिकल में भी देख सकते हो। उसमें भी कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। जब ये सब इतना ज़्यादा बढ़ गया तब जल्दबाजी में स्ट्रासबर्ग के प्रीवी काउंसिल ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। बेसिकली प्रीवी काउंसिल एक एडवाइजरी ग्रुप होता है जो मोनार्क सिस्टम में किंग के अंडर कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करता है। इस ग्रुप में बेसिकली मोनार्क द्वारा अपॉइंटेड और रिच लोग ज्यादातर होते थे। अब ये सब देखकर आपको लग रहा होगा कि प्रीवी काउंसिल कितना रिस्पॉन्सिव थी, पर वो कहते हैं ना कि बाहर से जो कई बार दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है। इस केस में भी वैसा ही था। वो लोग ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये बीमारी धीरे धीरे इतना ज्यादा फैल रही थी कि अब उन लोगों को ये चिंता होने लगी कि कहीं ये बीमारी उन्हें और उनके परिवारों को भी अफेक्ट न करने लगे। जिस ग्रुप को इस एपिडेमिक से डील करने के लिए अपॉइंट किया गया था उस ग्रुप को द काउंसिल ऑफ 21st कहा गया। उन लोगों ने सबसे पहले डॉक्टरों के ग्रुप से मुलाकात की जो स्ट्रासबर्ग के ऑफिशियल डॉक्टर्स थे। उन डॉक्टर्स के ग्रुप में मिशेल हेयर, जोहान एडेल्फे मुलिंग, लॉरेंस फ्राइस और फेमस सर्जन हीरोनिमस थे। वो लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि डांस एक नेचुरल डिजीज है जो हॉट ब्लड के कारण होता है। सिंपल लैंग्वेज में मैं यदि आपको बताऊं तो डॉक्टर्स का कहना था कि लोगों का खून गर्म हो गया और इसीलिए वो लोग डांस करने। फनी है ना, पर उस समय पर मेडिकल सिस्टम उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था और डॉक्टर्स का मानना था कि किसी का भी हेल्थ उसके इंटरनल बॉडी फ्लूइड के रिलेटिव प्रोपोर्शन और क्वालिटी पर डिपेंड करता है, जैसे ब्लड, कफ और वाइल। डॉक्टरों का ऐसा मानना था कि ब्लैक वाइल के कारण व्यक्ति उदास स्वभाव का हो जाता है, येलो वाइल के कारण व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है और जिसके शरीर में ब्लड अधिक होता है उसका स्वभाव हंसी मजाक, मौज मस्ती, संगीत, गाना और नाचना जैसी चीज़ों में अधिक होता है। और क्योंकि वहाँ पर लोग डांस कर रहे थे तो उनके शरीर से ब्लड को निकालना होगा तभी वो लोग ठीक हो पाएंगे। पर कुछ लोग ऐसे भी अंधविश्वासी थे जो इससे बिल्कुल ही अलग सोचते थे। उन लोगों का मानना था कि इस एरिया में पाप बहुत अधिक बढ़ गया है तो गॉड हमें पनिश कर रहे हैं। उन लोगों के दबाव में आकर काउंसिल ऑफ 21st को मजबूरन स्पेशल प्रेयर का आदेश देना पड़ा था। बाद में प्रीवी काउंसिल ने एक अलग ही रास्ता चुना। यदि आप इसे जानोगे तो आप अपनी भी हंसी नहीं रोक पाओगे। प्रीवी काउंसिल का कहना था कि अच्छा वो लोग नाच रहे हैं, एक काम करो उन लोगों को और नचाओ। वो लोग केवल तभी ठीक हो पाएंगे जब वो दिन रात नाचते रहेंगे। इतना ही नहीं, शहर के लोग बिना किसी रुकावट के नाच सके इसकी भी अच्छी खासी व्यवस्था की गई थी। 25 जुलाई आते आते लगभग 50 लोग इस बीमारी के चपेट में आ चुके थे। इसके बाद काउंसिल ऑफ 21st स्ट्रासबर्ग के ग्रेन मार्केट को खाली करने का आदेश देते हैं। मार्केट के सभी चीजों को खाली किया जाता है और जुलाई के लास्ट तक इन्फेक्टेड लोगों को बहुत कोशिश करने के बाद उस मार्केट में लाया गया था। अब सिर्फ इतना ही नहीं था कि उसके लिए सेपरेट जगह की व्यवस्था की गई थी, वहां डांसर्स और म्यूजिशियंस की भी व्यवस्था थी। हिस्टोरियन जीन बेंकर बताते हैं कि प्रीवी काउंसिल ने दर्जनों प्रोफेशनल म्यूजिशियंस को हायर किया था। विक्टिम्स कई बार नाचते नाचते गिर भी जाते थे, तो इसके लिए प्रीवी काउंसिल के ऑफिसर्स ने यह इंश्योर किया कि विक्टिम इनफ क्वांटिटी में पानी, वीक एल्कोहल या वाइन ले। उसके लिए खाने पीने की भी व्यवस्था की गई थी। देखा जाए तो वहाँ फुल पार्टी वाला माहौल था। जब विक्टिम थक जाते और लड़खड़ा कर गिरने लगते थे तो प्रोफेशनल म्यूजिशियन जिसे हायर किया गया था वो अपना बजाना और तेज करते ताकि विक्टिम्स रुक ना पाए और जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। यह कितना बेवकूफ़ी वाला डिसीजन था, इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रीवी काउंसिल ने जो सोचा था उसका बिल्कुल ही उल्टा होने लगा। इस बेकार से एक्सपेरिमेंट से विक्टिम्स तो नहीं ठीक हो रहे थे, बल्कि उल्टा जो लोग अच्छे थे वो भी इस बीमारी से इन्फेक्ट हो रहे थे। इस बीच कई बार विक्टिम्स बेहोश हो जाते थे और फिर से जब उन्हें होश आता तो वो फिर से नाचने लगते। प्रीवी काउंसिल ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि कुछ दिनों में ही मरने वालों की संख्या बढ़ने लगी। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि अब तक लगभग 400 से अधिक लोग इस डांसिंग प्लेग के विक्टिम बन चुके थे। बेसिकली स्ट्रासबर्ग के पास ही नूर्नबर्ग नाम का एक शहर था जहां लुकास रेम नाम के एक बिजनेसमैन रहते थे। वो अपने डायरी में लिखते हैं कि स्ट्रासबर्ग के डांसिंग प्लेग में बहुत सारे लोग मारे गए, एक दिन में लगभग 15 लोग मर गए। इसका सीधा मतलब ये है कि उस डांसिंग प्लेग ने कई सौ लोगों की जान ली थी। यह पूरी तरह से कंफर्म हो गया था कि जो उपाय वो कर रहे थे वो डांसिंग प्लेग का इलाज तो नहीं हो सकता। इसके बाद प्रीवी काउंसिल ने इलाज के लिए पब्लिक म्यूजिक पर बैन लगा दिया। अब कोई भी व्यक्ति पब्लिक में गाना नहीं गा सकता था और ना ही कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकता था। केवल कुछ प्रीस्ट और रिच लोगों को ही ऐसा करना अलाउड था। ये तो एक तरफ चल ही रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक अलग ही थ्योरी चल रही थी। बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द लोग ऐसा मान रहे थे कि जो ये कुछ हुआ है या फिर हो रहा है वो सेंट बीटस के श्राप के कारण हो रहा है। इसलिए कई बार आप देखोगे कि इस डिजीज को सेंट बीटस डिजीज या सेंट बीटस डांस भी कहा जाता है। उस समय पर ऐसा माना जाता था कि सेंट बीटस के पास ही ऐसी पावर थी जिससे वो लोगों को इस प्रकार का श्राप दे सकते थे। शुरुआत में ट्रोफिया को भी जो मंदिर ले जाया गया था वो भी सेंट बीटस का ही मंदिर था। लोग ऐसा मानते थे कि शहर में पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसीलिए उनका प्रकोप इस शहर पर बहुत अधिक हो रहा है। सिटी काउंसिल ने अंधविश्वासी लोगों की खुशी के लिए कुछ हफ्तों तक ग्रुप वर्शिप ऑर्गेनाइज किया, जिसमें वो लोग अपने द्वारा किए गए पापों का पश्चाताप करते थे ताकि श्राप से उन्हें मुक्ति मिल सके। कुछ नए कानून भी बनाए गए और सबसे फनी बात तो ये थी कि जो लोग ज्यादा पाप करते थे या आवारा की तरह बस यूं ही इधर उधर घूमते रहते
थे, उन्हें शहर से ही कुछ समय के लिए बाहर निकाल दिया गया। वो लोग शहरों में जाकर वैश्यालयों में रेड करते थे और यदि कोई वर्कर रहती तो उसे ब्रूटल तरीके से बिना किसी प्लानिंग के शहर से बाहर फेंक दिया जाता था। वह कोई भी ऐसी गलती करने से बच रहे थे जो सेंट पीटर्स को और ज्यादा नाराज कर सकता था। अब प्रिवी काउंसिल के पास भी कोई उपाय नहीं बचता है और वो सभी विक्टिम्स को गाड़ी में भरकर सेंट पीटर्स का मंदिर ले जाने का ऑर्डर देते हैं। 12 अगस्त को ऑफिसर्स ने विक्टिम्स और उनके परिवारों को यह इन्फॉर्म कर दिया कि उन्हें सेंट पीटर्स का मंदिर सेवर्न ले जाया जाएगा। इस बीमारी के कारण लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत खराब हो चुकी थी, तो उन्हें वहां से सेवर्न ले जाने का खर्च भी प्रिवी काउंसिल ही उठाती है। सबसे पहले तो मोम को पिघलाकर एक बहुत बड़ी मोमबत्ती बनाई जाती है। उसके बाद प्रेयर के बाद मोमबत्ती को जलाकर विक्टिम्स के साथ ले जाने की तैयारी की जाती है। अगस्त के शुरुआत में ही विक्टिम्स को गाड़ियों में भरकर स्ट्रासबर्ग से सेवर्न की ओर ले जाया गया। नाचने वाले लोगों को कंट्रोल करके गाड़ियों में बैठाना भी उतना ही बड़ा टास्क था। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि कैसे एक विक्टिम को 2 लोग पकड़कर ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रिवी काउंसिल के लोग विक्टिम्स को बहुत ही आराम से ले जा रहे थे, बल्कि हो ये रहा था कि 30 या उससे भी अधिक लोग एक ही गाड़ी में ठूंस दिया जाता था। आप एक बार सोच करके देखिए कि उस स्थिति में कैसे लोगों को जानवरों की तरह ठूंस कर ले जाते होंगे। हिस्टोरियन वेंकर लिखते हैं कि कुछ विक्टिम्स के फैमिली तो अपने ही दम पर उसे 50 किलोमीटर से अधिक चलाकर सेवर्न तक किसी तरह से पहुंचा है। अब तक वहां रहने वाले लोगों को भी ये सब देखने की आदत हो गई थी, क्योंकि अब तक बहुत सारे लोग जो डांसिंग प्लेग से ग्रसित थे वो यहाँ आ चुके थे। वहां पहुंचते ही विक्टिम्स को मंदिर के होली प्लेसेस पर ले जाया गया और उनको सेंट पीटर्स से क्षमा मांगने के लिए कहा गया। उन लोगों के हाथ में एक छोटा सा क्रॉस और पहनने के लिए लाल जूते दिए गए। अब ये लाल जूता थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रिवी काउंसिल ने पहले से ही इसे शहर के मोचियों से बनवा लिया था। उस समय पर लाल जूता बहुत महंगे होते थे, तो जनरली नॉर्मल लोग उसे नहीं खरीद कर पहन सकते थे। उसे केवल एलीट क्लास के लोग ही पहनते थे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि यदि ऐसा था तो उन लोगों को लाल कलर के जूते ही क्यों दिए गए? कोई नॉर्मल दूसरे कलर के भी तो जूते दिए जा सकते थे जो सस्ते हो। तो इसका कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है, पर ऐसा माना जाता है कि वो लाल कलर के जूते इसलिए पहनाए होंगे क्योंकि सेंट पीटर्स को लाल कलर के कारण अपने भक्तों पर जल्दी दया आएगी और वो उन सब को श्राप से मुक्त कर देंगे। उन विक्टिम्स पर चर्च के पादरियों के द्वारा एक स्पेशल होली वाटर का भी स्प्रे किया गया। अब तक सितंबर का मंथ आ चुका था और लोग धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो गए थे। कई सारे हिस्टोरियन इस बात को लिखते हैं कि विक्टिम्स जल्द ही कॉन्शियस होने लगे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब सेंट पीटर्स के कारण ही ठीक हो रहे होंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो कुछ लोग यहाँ पर नहीं पहुंच पाए थे वो लोग भी अब धीरे धीरे ठीक होने लगे थे। यानी एक बात तो क्लियर है कि पूजा पाठ करने से कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि यदि ऐसा होता तो स्ट्रासबर्ग में जब लोग प्रेयर कर रहे थे तो उस समय भी कुछ असर होना था। मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि ये सब बस एक कोइंसिडेंट था, इससे अधिक और कुछ भी नहीं। अब जब ये पूरी स्टोरी मैं आपको बता चुका हूं तो आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि यदि बात ऐसी है तो फिर आखिर ये हुआ क्या था। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थ्योरीज है, जिसमें सबसे पहला तो वही हॉट ब्लड वाला है। पर इस थ्योरी के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि यदि किसी व्यक्ति का ब्लड गर्म हो जाता है तो उसका डेथ हो जाएगा, ये नहीं कि वो नाचने लगेंगे। दूसरी थ्योरी वही सेंट पीटर्स के श्राप वाला है, जो ऑब्वियसली अंधविश्वास से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। तीसरी थ्योरी उस समय के एक स्विस फिजिशियन और एल्केमिस्ट पैरासेल्सस के द्वारा दिया जाता है। वो लिखते हैं कि फ्राउ ट्रोफिया को जो डांसिंग प्लेग हुआ था उसका कारण वो खुद थी। वो अपने पति को शर्मिंदा करने के लिए वहां डांस कर रही थी और इसे और ज्यादा रियलिस्टिक दिखाने के लिए वो उछल कूद करती थी और चिल्लाती थी। बाद में वही ड्रामा उनके मन और बॉडी के लिए पोजीशन बन गया। जब और महिलाओं ने देखा कि ये आइडिया काम कर रहा है तब उसने भी अपने घर के कामों से बचने के लिए वही रास्ता अपनाया। 1532 की एक किताब डिजीज दैट रॉब मैन ऑफ देयर रीजन में पैरासेल्सस उस बीमारी को कोरिया ला सिवा और विक्टिम्स को कोरियोमेनियास नाम दिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के विचार स्वतंत्र, अश्लील और गंदे होते हैं उन्हें नृत्य करने और कामुक इच्छा विकसित होने की संभावना अधिक होती है। यानी कुछ भी हो जाए गलती महिलाओं की ही थी। आप उनके एक्सप्लेनेशन में देख सकते हो कि केवल महिलाओं के लिए हेट्रेट से भरा हुआ है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय महिलाओं को वहां किस तरह से ट्रीट किया जाता था। कुछ थ्योरीज हमें बताती है कि पैरासेल्सस अपने दिमाग में महिलाओं को लेकर इतना ज्यादा जहर इसलिए भरा हुआ था क्योंकि वो एक ट्रांसजेंडर था। और आगे का कारण तो आप गेस कर ही सकते हैं। उस समय के और भी बहुत सारे राइटिंग्स थे जो सिटी आर्काइव में रखा हुआ था, वो वॉर के समय नष्ट हो गया। तो बहुत सारे मॉडर्न ऑथर्स ने उस डांसिंग प्लेग का कारण पता लगाने के लिए कुछ केमिकल और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को डिफाइन किया। इसमें कहा गया था कि डांसिंग प्लेग का सबसे बड़ा कारण था मैसिव फूड पॉइजनिंग, जो एर्गोट फंगी के कारण हुआ था। बेसिकली एर्गोट फंगी फसलों के मॉइस्चर रीजन में अपने आप पनपती है, जिसे यदि कोई फूड के साथ खा लेता है तो उसे डेल्यूजन और वायलेंट जर्किंग जैसी चीजें होने लगती है। उस डांसिंग प्लेग के पीछे भी वही एर्गोट फंगी जिम्मेदार था। वह यह था कि उस वर्ष वहां फसलों की क्वालिटी बहुत खराब हुई थी, मौसम बहुत खराब था और यही कारण था कि फसलों में फंगी लग गई थी। जब शहर के लोग उस इन्फेक्टेड फूड को खाए तब उनके ब्रेन में डेल्यूजन क्रिएट हुआ और यही कारण था कि लोग डांसिंग प्लेग से ग्रसित हो गए। पर इस थ्योरी को रिजेक्ट करने के पीछे दो प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला तो यही कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कई सौ लोग एर्गोट फूड पॉइजनिंग के कारण एक ही तरीके से रिएक्ट करेंगे, वो भी डांस करके। और दूसरा बात तो ये है कि जब इस फंगी का इन्फेक्शन होता है तो ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम आती है, जिससे नॉर्मल एक्टिविटी करने में भी दिक्कत आती है, जैसे चलने फिरने में दिक्कत आती है, वोमिटिंग होती है और कई बार तो गैंग्रीन जैसी खतरनाक बीमारी भी हो जाती है, जिससे कई बार लोगों की डेथ भी हो जाती है। और इस प्रकार का सिम्टम डांसिंग प्लेग के किसी भी विक्टिम में नहीं पाया गया था। इसका सबसे लास्ट थ्योरी जो है वो सबसे ज्यादा सेंस बनाती
बनाता है और सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल भी है। वो थ्योरी है मास हिस्टेरिया या मास साइकोजेनिक इलनेस। यह एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जिसमें बहुत सारे लोग बिना किसी एक्चुअल फिजिकल या एक्सटर्नल रीजन के एक जैसे सिम्टम्स, फीलिंग्स या बिलीव्स को अनुभव करते हैं। बात करें यदि डांसिंग प्लेग वाला केस का, तो इसमें बहुत सारे लोग बिना किसी रीजन के स्ट्रीट पर ऐसे ही डांस करने लगे थे। ये बहुत सारे अलग अलग कारणों से हो सकता है। स्ट्रेस से हो सकता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर से हो सकता है, सोशल इन्फ्लुएंस, सुपरस्टिशियस, यहाँ तक कि रूमर्स या मिस इन्फॉर्मेशन से भी हो सकता है। ये बेसिकली वैसे एरिया में होता है जहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत अधिक होता है। उसमें भी ज़्यादातर वैसे एरिया में होता है जहाँ पर लोग ज़्यादा गरीब, इलिटरेट या सुपरस्टिशियस होते हैं। अब इसको और डीप में समझने के लिए सबसे पहले आप स्ट्रासबर्ग सिटी के उस समय का कंडीशन देख लीजिए। तो शुरुआत करते हैं डांसिंग प्लेग वाली बीमारी फैलने के कुछ साल पहले से। तो उस समय रोमन एम्पायर के आसपास नेचर अपना क्रूर रूप दिखा रही थी। अकाल, बीमारी और भयंकर ठंड स्ट्रासबर्ग और उसके आसपास के इलाकों में अब तक हजारों लोगों की जान ले चुकी थी। सिफिलिस जैसी बीमारियां भी उसी समय पर उस एरिया में फैली थी। देखा जाए तो हर तरफ से बस गलत ही हो रहा था। तो ऐसे में लोगों ने यह अनुमान लगाना स्टार्ट किया कि शायद हमारे ही पापों का नतीजा है कि ईश्वर हम लोगों पर अपना क्रोध बरसा रहे थे। यानी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में प्रीवी काउंसिल फेल हो रही थी, पर अंधविश्वासी लोग इसका भी कारण ईश्वर को ही मानते थे। उस समय पर उस एरिया की स्थिति ऐसी हो गई थी कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था, उनके पास रोजगार नहीं होते थे, समाज में लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते थे और अंधविश्वास बहुत अधिक फैल चुका था। लोगों का ऐसा मानना था कि हमारे ऊपर ईश्वर का प्रकोप इसलिए भी अधिक पड़ रहा है क्योंकि ये पादरी अच्छी तरह से प्रार्थना नहीं करते हैं, और यही कारण है कि उन लोगों का विश्वास पादरियों पर से भी उठ गया था। लोग किसी भी र्यूमर्स पर बिलीव कर लेते थे। ऐसे ही एक्चुअल इंसिडेंट से लगभग 2 साल पहले 1516 में इस एरिया में एक और र्यूमर फैला था। सबसे पहले एक महिला ने यह दावा किया कि उसने अपने मृत पति के आत्मा को खून से लथपथ हाथों में अपना कटा हुआ शरीर पकड़े हुए देखा था। जब वह उनके घावों को बांधने के लिए उसके पास गई तब उनके पति ने उससे अपनी आत्मा के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। आप खुद सोच करके देखिए कि क्या कोई सेंस बनाता है ये। पर जैसे ये कहानी फैली तो सभी लोगों को ऐसा फील होने लगा कि उनके रिश्तेदार ग्रेवयार्ड से निकलकर भाग चुके हैं और खून से लथपथ होकर सड़कों पर घूम रहे हैं। शहर की स्थिति भी रहने लायक नहीं थी। चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी। लोग कड़ी मेहनत करते थे लेकिन उसका रिजल्ट उन्हें बहुत कम ही मिलता था। बात करें यदि 2 साल और पहले की, तो ईयर 1514 की शुरुआत में अत्यधिक ठंड हुई थी जिसके कारण कि क्रॉप्स और वेजिटेबल्स खेतों में ही जम गई। उस बार गर्मियों में भी कई हफ्तों तक लगातार बारिश होती रही जिससे फसल तो पहले ही खराब हो चुकी थी और जो पशुओं के लिए चारा बचा हुआ था वो भी सड़ने लगा। अगले सर्दियों तक जो लोग अपने पशुओं को खाना खिलाने में असमर्थ थे उन परिवारों ने अपने पालतू पशुओं को मार डाला। 1516 में मौसम की स्थिति सुधरी तो लोगों को ऐसा लगा कि अब शायद फसल अच्छी होगी, जिसके बाद उन लोगों ने कर्ज लेकर अपने खेतों में फसल लगाए। पर इस बार गर्मी बहुत अधिक हो गई जिससे कि फसल सूख गए। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गोभी और सलजम जैसे फसल भी खेतों में सड़ गए। क्रिसमस आते आते ग्रेन्स का प्राइस लगभग दोगुना हो गया था। लोग जंगलों में शिकार भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो इलीगल था, पर कुछ लोगों ने इसका भी जोखिम लेते हुए अपनी परिवारों को खाना खिलाने के लिए इलीगली शिकार तक करते थे। अब मैं आपको शहर के एक एक कंडीशन यदि बताने लगूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पर आप बस इतना समझ लीजिए कि लोग कुपोषण और भूख से मर रहे थे। 1517 में स्ट्रासबर्ग में चेचक फैल गया और उसने कई सौ लोगों की जान ली। जैसे जैसे गरीबों की दुर्दशा बढ़ती गई, चर्च किसानों की सहायता के आड़ में उन्हें और संकट में धकेल दिया। सिटी काउंसिल ने अपनी नाकामी को छिपाने के लिए भयंकर अंधविश्वास का प्रचार किया। उन्होंने पादरियों के माध्यम से लोगों को यह बताया कि ये सब ईश्वर का प्रकोप है। जो लोग भी उस पर सवाल उठाते थे उसे समाज से ही बहिष्कार कर दिया जाता था और लोग तो ऐसा मान ही रहे थे कि ईश्वर का प्रकोप हम पर बरस रहा है। तो ऐसे में एक्सट्रीम स्ट्रेस, एंजाइटी, सोशल कंडीशन और अंधविश्वास मिलाकर डांसिंग प्लेग मास हिस्टेरिया का एक अच्छा एग्जाम्पल बन जाता है। आप यदि ध्यान से ये वीडियो देखे होंगे तो सभी कारण जो मैं मास हिस्टेरिया का बता रहा हूं आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिला होगा। और इससे भी जरूरी बात तो ये है कि वो लोग ज्यादा एजुकेटेड भी नहीं थे। ऐसे में वो क्रिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पाते हैं। अपने थॉट्स के लिए भी वो दूसरों पर ही डिपेंड रहते हैं। तो ऐसे में कोई भी र्यूमर्स और अधिक तेजी से फैलता है। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि कैसे प्रीवी काउंसिल उन सब लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था कर रही थी जो लोग डांसिंग मेनिया से ग्रसित थे। तो ऐसे में कई बार जो लोग भूखे होते थे वो भी नाटक करना स्टार्ट कर देते थे ताकि उन्हें कुछ खाने को मिल जाए। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या सच में मास हिस्टेरिया, मास साइकोजेनिक इलनेस जैसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है या सिर्फ अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक नया ही कॉन्सेप्ट बना दिया गया है? तो इसका कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। 1518 से पहले भी कई बार डांसिंग मेनिया जैसी केसेस देखने को मिले थे। 1017 में, 1188 में, 1247 में भी अलग अलग जगह पर ऐसे केसेस देखने को मिले थे। स्ट्रासबर्ग वाला जो केस है वो डांसिंग प्लेग का सेकेंड बिगेस्ट केस था, पर क्योंकि उस समय तक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो चुका था तो इसका एविडेंस हमें अधिक मिलता है और बाकी पिछले केसेस का एविडेंस हमें नहीं मिलता है। 1962 में भी तंजानिया में एक स्कूल में लाफिंग एपिडेमिक फैला था जहां स्कूल के सभी बच्चे हंसने लगे थे और चुप ही नहीं हो रहे थे। वहां तो ये प्रोसेस लगभग
लगभग 6 महीने तक चला, जिसमें लगभग 1000 लोग अफेक्ट हुए थे। 1692 में अमेरिका में भी कुछ लड़कियां बहुत ही अजीब व्यवहार करने लगी थी। कुछ लोगों ने यह दावा किया कि चुड़ैलों ने उन पर जादू कर दिया है। यहां तक कि 20 लड़कियों को फांसी तक दे दिया गया था। इंडिया का एक केस ले लीजिए, 2001 का मंकी मैन केस ही मास हिस्टेरिया का एक अच्छा एग्जाम्पल है। दिल्ली के कुछ एरिया में ऐसी अफवाह फैली थी कि एक मंकी मैन घूमता है जो आधा आदमी और आधा मंकी है। उसके नाखून के मेटल है और जो रात में उन पर हमला करता है। इससे भी छत पर गिरने से या कई और कारणों से बहुत सारे लोगों की जान गई थी। तो ऐसा नहीं है कि डांसिंग प्लेग इकलौता मास हिस्टेरिया का केस है। आई होप यू गेट इट।